साल था 2007। इराक और अमेरिका की जंग थम चुकी थी, लेकिन जमीन पर खतरे अब भी बाकी थे। कहानी शुरू होती है दो अमेरिकन सोल्जर से, आइजैक और मैथ्यूज। उन्हें एक स्पेशल मिशन पर इराक के एक दूर दराज इलाके में भेजा गया था। उनका काम था एक पाइपलाइन के निर्माण स्थल की निगरानी करना। वजह इंटेलिजेंस रिपोर्ट का कहना था कि जुबा नाम का एक इराकी स्नाइपर वहाँ तैनात अमेरिकन वर्कर्स को एक एक करके निशाना बना रहा है। दोनों सैनिकों ने इलाके में अपनी पोजीशन ली, रेत और झाड़ियों के बीच छिपकर दुश्मन की तलाश शुरू कर दी। देखते ही देखते 20 घंटे बीत गए, लेकिन जुबा की कोई हलचल नहीं दिखी, ना कोई साउंड, ना कोई मूवमेंट। अब तक भीषण गर्मी और थकान के बीच मैथ्यूज का धैर्य जवाब देने लगा था। उसे लगने लगा कि शायद कोई फर्जी सूचना थी, कोई स्नाइपर है ही नहीं। वो आइजैक से बोला, हमें आगे जाकर खुद साइट की जांच करनी चाहिए, हो सकता है हमें कुछ सुराग मिल जाए। आइजैक ने मना किया, अगर जुबा सच में यही है और हम ओपन में गए तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। मैथ्यूज ने उसकी बात काटते हुए कहा, देख, अगर वो होता तो इतने घंटे में हमें देख चुका होता या फिर हम उसे देख चुके होते। ये जो लाशें पड़ी है, मुझे लगता है कि इन्हें किसी लुटेरे ग्रुप ने मारा होगा। लेकिन आइजैक अड़ा रहा, इन सबको सीधे सिर पर गोली मारी गई है, ये किसी आम लुटेरे का काम नहीं हो सकता, ये काम है किसी प्रोफेशनल स्नाइपर का। भले ही मैथ्यूज पूरी तरह सहमत नहीं था, लेकिन वो कुछ घंटे और रुकने को तैयार हो गया। घंटों बाद भी जब कुछ नहीं हुआ तो आखिरकार उसने फैसला किया कि वो खुद जाकर कंस्ट्रक्शन साइट चेक करेगा। उसने आइजैक से कहा, तू मुझे खबर दे, मैं थोड़ी देर में वापस आता हूँ। मैथ्यूज अपने राइफल के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ा। जैसे ही वह साइट के पास पहुंचा, वहाँ का मंजर देखकर उसके होश उड़ गए। चारों तरफ लाशें बिखरी थी, कुछ अमेरिकन सैनिक थे और कुछ वहाँ के मजदूर। इसी बीच उसे एक टूटा फूटा रेडियो मिला। वह उसे उठाकर आगे बढ़ा ही था कि आइजैक की आवाज रेडियो पर गूंजी, मैथ्यूज, मेरा स्कोप धुंधला हो गया है, तुझे ठीक से नहीं देख पा रहा हूँ, तू फौरन वापस लौट। मैथ्यूज ने थोड़ी झुंझलाहट में जवाब दिया, मैंने कितनी बार कहा अपना स्कोप बदल, हर बार यही दिक्कत करता है तेरा स्कोप। आइजैक ने शांत स्वर में कहा, ये स्कोप मेरे सबसे अच्छे दोस्त डीन का है, जो इस जंग में मारा गया था। उसकी आखिरी निशानी है ये मेरे लिए, इसीलिए इसे हमेशा साथ रखता हूँ। इसी बीच मैथ्यूज ने ध्यान से सभी लाशों को देखा और तब जाकर उसे भी यकीन हो गया। हर एक बॉडी एकदम परफेक्ट हेडशॉट के साथ मरी थी। अब कोई शक नहीं रहा, जुबा यहीं था, कहीं आसपास में, और शायद इन दोनों को भी देख रहा था। मैथ्यूज अब तक जो बात मानने को तैयार नहीं था, अब वही सच्चाई उसके सामने थी। उसे समझ आ गया कि आइजैक सही कह रहा था। ये कत्लेआम किसी आम लुटेरे का नहीं, बल्कि एक बेहद सटीक और खतरनाक स्नाइपर का काम है, और इतना परफेक्ट निशाना इराक में बस एक ही शख्स लगा सकता है, जुबा। मैथ्यूज ने फौरन आइजैक को ये बात बताई। आइजैक ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, अगर जुबा ही है तो फौरन पीछे हटो, वरना अगली लाश तुम्हारी होगी। लेकिन मैथ्यूज अब रुकने वालों में से नहीं था। वो साइड के बीचों बीच खड़ा हुआ और चारों तरफ नजरें घुमाकर ये समझने की कोशिश करने लगा कि गोली किस दिशा से चली थी। आइजैक ने उसे चेतावनी दी, मैथ्यूज प्लीज बाहर मत निकल, वो देख रहा होगा। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक गोली हवा चीरती हुई आई और सीधे मैथ्यूज के पेट को भेद गई। वो जोर से चीख मारते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आइजैक यह सब देख रहा था और अपने दोस्त को बचाने के लिए वो खुद उस जानलेवा इलाके में निकल पड़ा। वो स्नाइपर की नजरों से बचने के लिए जिगजैग पैटर्न में दौड़ता रहा, लेकिन तभी दूसरी गोली चली और इस बार निशाना बना आइजैक का पैर। वो लड़खड़ा गया, लेकिन जैसे तैसे खुद को खींचते हुए एक टूटी दीवार की ओट में पहुंच गया। मैथ्यूज की आवाज आई, तुम बेस से कांटेक्ट करो और जल्दी बैकअप टीम भेजवाओ। आइजैक ने अपने घायल पैर को देखा, वहाँ से खून लगातार बह रहा था। उसने तुरंत अपनी पट्टी निकालकर घाव को बांधा और अपने रेडियो तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही उसने बटन दबाया, धमाक, एक गोली सीधा उसके रेडियो पर लगी और उसका एंटीना चकनाचूर हो गया। अब संपर्क का एकमात्र जरिया खत्म हो चुका था। उसी पल आइजैक की नजर पड़ी मैथ्यूज पर, जो जमीन पर पड़ा अपनी बंदूक तक पहुंचने की कोशिश कर रहा था। आइजैक ने फौरन चिल्लाया, रुक जा मैथ्यूज, मत हिल, अगर जुबा ने देख लिया कि तू जिंदा है तो वो फिर तुझे मार देगा। लेकिन दर्द और जिद के बीच मैथ्यूज ने आइजैक की एक न सुनी। वो हथियार तक पहुँचने ही वाला था कि अचानक उसकी आंखें मुद गई। वो बेहोश हो गया। अब आइजैक को साफ समझ में आ चुका था, वो दोनों दुश्मन की आंखों के सामने फंसे हुए हैं और फिलहाल कुछ भी करने की हालत में नहीं। थोड़ी देर बाद आइजैक ने खुद को थोड़ा संभाला और अपनी सांसों को काबू में करते हुए सबसे पहले अपने घायल पैर से गोली निकालने की कोशिश की। लेकिन यह दर्द इतना असहनीय था कि उसकी आंखें झपक गई और वो वहीं बेहोश हो गया। कई घंटे बीत गए। रेगिस्तान की गर्मी अब रात की ठंडी हवाओं में बदल चुकी थी और फिर आइजैक की आंख खोली। कानों में रेडियो की हल्की सी आवाज आई। उसने उम्मीद भरी नजर से रेडियो उठाया, शायद अमेरिकी बेस से संपर्क हो रहा था। वो फौरन अलर्ट हो गया। वो बोला, मैं आइजैक हूँ, कंस्ट्रक्शन साइट पर हमला हुआ है, मेरे साथी घायल हैं, हमें बैकअप चाहिए। रेडियो से एक आवाज आई, इस रेगिस्तान में तुम्हें लोकेट करना आसान नहीं है, अगर तुम हवा में गोली चलाओ या खुली जगह पर आ जाओ तो हम तुम्हें खोज सकेंगे। इतना सुनते ही आइजैक का चेहरा बदल गया। उसे शक हुआ, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, यूएस मिलिट्री ऐसा इंस्ट्रक्शन नहीं देती। उसने ध्यान से उस आदमी की आवाज सुनी और अब उसे यकीन हो गया, ये कोई अमेरिकी ऑफिसर नहीं था, ये तो वही था जुबा जिसने आइजैक की
रेडियो फ्रीक्वेंसी हैक कर लेती और अब उससे खेल रहा था, उसकी उम्मीदों से, उसकी बेचैनी और शायद उसकी जान से भी। दीवार की ओट में बैठा आइजैक अब तक समझ चुका था। रेडियो से आती उस अजनबी आवाज को सुनकर वो बोला, मैं जान गया हूँ, तुम कोई अमेरिकन सोल्जर्स नहीं हो, तुम ही वो स्नाइपर हो जिसने हम सब पर हमला किया है। दूसरी तरफ से एक ठंडी और ठाके भरी आवाज आई, बिल्कुल सही पहचाना, वो मैं ही हूँ जिसने यहाँ मौजूद हर अमेरिकी को एक एक करके खत्म किया है, और अगर तुम्हें जिंदा रहना है तो मुझसे बातें करते रहो। पहले तो आइजैक ने उसे अनसुना कर दिया, लेकिन जब जुबा ने धमकी दी, अगर तुमने बात नहीं की तो मैं तुम्हारे दोस्त मैथ्यूज को अभी यहीं खत्म कर दूंगा, तो आइजैक मजबूर हो गया। वो उस स्नाइपर की बातों का जवाब देने लगा। इस बीच वो चुपके से अपने स्कोप से दुश्मन को ढूंढने की कोशिश करता रहा। स्थान की रेत पर उसने खुद ही एक क्रूड सा नक्शा बनाया और वहाँ पॉसिबल लोकेशंस को मार्क करता रहा। लेकिन जुबा भी चालाक था। अब उसने सवालों का खेल शुरू किया। आइजैक ने कहा, तुम बताओ ये सब कुछ क्यों कर रहे हो? इराक और अमेरिकी की जंग तो खत्म हो चुकी है, फिर इन बेगुनाह वर्कर्स को क्यों मार रहे हो? वो तो तुम्हारे देश की तरक्की में मदद कर रहे थे। तुम खुद को इराकी कहते हो, तो अपनी जमीन के भले के लिए काम करने वालों को क्यों मार रहे हो? इस सवाल पर दूसरी तरफ से हंसी की गूंज उठी। अगर जंग खत्म हो चुकी है तो तुम मेरे जमीन पर क्या कर रहे हो सोल्जर्स? और रही बात पाइपलाइन की, तो वो इराक के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे यूएस गवर्नमेंट के फायदे के लिए बन रही है। देश की मदद नहीं हो रही बल्कि उसे चूसने की तैयारी चल रही है। इसके बाद उसकी बातों का रुख अचानक बदला। अभी राजनीतिक बातें छोड़ो और मुझे अपने बारे में बताओ। तुम्हारे घर में कौन कौन है? तुम्हारी फैमिली क्या करती है? आइजैक चुप हो गया। उसने कहा, नहीं बताऊंगा। जुबा बोला, तो फिर मैथ्यूज को मैं मार दूंगा और वो दूसरा इंसान होगा जो तुम्हारी गलती की वजह से मरेगा। पहला तो पहले ही मर चुका है, डीन। डीन का नाम सुनते ही आइजैक अंदर से हिल गया। तुम डीन को कैसे जानते हो? जुबा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन आइजैक को अब सब याद आने लगा। वो पुराना मिशन, वो गलत निशाना जिसकी वजह से उसकी गोली उसके साथी डीन को लग गई थी। डीन की मौत का बोझ अब तक आइजैक अपने दिल में दबाए बैठा था और अब जुबा उस जख्म को बार बार कुरेद रहा था। आइजैक की हिम्मत टूटने लगी, गला सूख चुका था और प्यास उसके अंदर से जला रही थी। उसने थरथराते हाथों से अपनी पानी की बोतल निकाली, लेकिन वो खाली थी। बोतल के किनारे से रेत झर रही थी और नीचे कई छेद थे। जुबा की आवाज फिर गूंजी, मैंने ही तुम्हारी बोतल को छेद दिया ताकि तुम प्यास से तड़प सको। मैंने ही तुम्हारा रेडियो उड़ाया ताकि तुम किसी से मदद न मांग सको। और मैंने ही तुम्हारे सिर पर नहीं, तुम्हारे पैर पर गोली मारी ताकि तुम भाग भी न सको। अब तुम यहाँ फंसे रहोगे, तड़पोगे और कल सुबह तक तुम मर चुके होगे, क्योंकि तुम्हारा खून बह रहा है और तुम्हारे पास अब पीने का एक कतरा भी नहीं बचा। घायल और थका हुआ आइजैक अब तक सब कुछ चुपचाप सह रहा था, लेकिन अब उसके सब्र का बांध टूट चुका था। उसने रेडियो पर गरजते हुए कहा, तुम एक आतंकवादी हो, एक कायर जो छिपकर लोगों को मारता है। दूसरी ओर से एक तेज हंसी गूंजी, तुम मुझे आतंकवादी कह रहे हो जबकि बंदूक तुम्हारे हाथ में है। तुम मेरे देश में हो और तुमने मुझे मारने की कोशिश की है, फिर भी आतंकवादी मैं हूँ। इस बातचीत के दौरान आइजैक की नजर अचानक एक कचरे के ढेर पर पड़ी। वो कुछ सेकंड रुका और फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। उसने मन में सोचा, तो ये है तुम्हारा ठिकाना। इतनी गर्मी में उस सड़े कचरे के ढेर में इतने लंबे वक्त तक छिपे रहना, ये कोई मामूली आदमी नहीं कर सकता था। आइजैक फिर रेडियो पर बोला, तुम कहीं वही तो नहीं जुबा? स्नाइपर ने तुरंत जवाब दिया, नहीं, मैं जुबा नहीं हूँ, मैं तो बस एक आम इराकी हूँ जो अपनी मिट्टी के लिए लड़ रहा है। आइजैक ने बात को और उकसाया, तुमने स्नाइपर की ट्रेनिंग यूएस आर्मी से ली है ना? और फिर उन्हीं को धोखा देकर मारने लगे। लेकिन स्नाइपर की आवाज शांत रही, नहीं, मैंने ट्रेनिंग किसी से नहीं ली, मैं बस उन लोगों को मारता हूँ जो मेरे देश को निगलने की कोशिश करते हैं। इस बीच आइजैक की हालत और खराब होने लगी। डिहाइड्रेशन से उसकी आंखें धुंधली हो रही थी और फिर वो बेसुध होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा, फिर रेडियो से वो सर्द आवाज आई, अगर तुम मर गए तो मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा और तुम्हारी जीभ काटकर तुम्हारे माथे पर चिपका दूंगा। लेकिन तभी आइजैक के दिमाग में एक आइडिया कौंधा। उसने एक लकड़ी उठाई और उस पर अपना हेलमेट टांगकर उसे बाहर की ओर किया ताकि दुश्मन की नजर भटके और वो उसका ठिकाना पकड़ सके। लेकिन बदले में उसे सिर्फ एक नुकसान हुआ, उसका हेलमेट अब हमेशा के लिए खो गया। निराश होकर वह वापस बैठा ही था कि उसकी नजर पास में पड़ी एक अमेरिकी सोल्जर की लाश पर गई। जान की परवाह किए बिना आइजैक घिसकता हुआ उस बॉडी तक पहुंचा, शायद वहां से कुछ काम का मिल जाए। लेकिन लौटने पर एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। उसका स्कोप टूट चुका था, अब वो दुश्मन को देख भी नहीं सकता था। तभी रेडियो से एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, आइजैक। वो मैथ्यूज था, होश में आ चुका था। आइजैक ने तुरंत चिल्लाकर उसे उस कचरे के ढेर की तरफ इशारा किया, उधर देख, वहीं छिपा है वो। मैथ्यूज ने अपने पास पड़े एक छोटे से शीशे की मदद से दुश्मन को देखने की कोशिश की। उधर आइजैक उस स्नाइपर को फिर से बातों में उलझाने लगा ताकि मैथ्यूज धीरे धीरे अपनी राइफल तक पहुंच सके। अब बातों का रुख बदला। स्नाइपर ने कहा, तुम जानते हो मैं पहले एक टीचर था, इसी इराक में बच्चों को पढ़ाता था, लेकिन जब जंग आई तो उन बच्चों की लाशें मेरे सामने गिरी। उसी दिन से मैंने तय कर लिया कि बदला लूंगा। इसी दौरान अचानक रेत में एक छोटा सा तूफान उठा, धूल और हवाओं ने हर चीज को ढक लिया। मैथ्यूज ने इस मौके का फायदा उठाकर राइफल उठाई और तूफान थमते ही कचरे के ढेर पर कई गोलियां दाग दी। लेकिन जैसे ही उसने रिलोड करने के लिए राइफल नीचे की, स्नाइपर की गोली ने मैथ्यूज के हाथ
बात को भेद दिया। आइजैक ने चीख कर कहा, मैथ्यूस दीवार की ओट में आ जा, लेकिन वो उससे पहले कुछ कर पाता एक और गोली चली और इस बार सीधा हेडशॉट। मैथ्यूस वहीं ढेर हो गया। अपने साथी को मरते देख आइजैक अंदर से पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखें नम थीं, सांसें भारी हो चुकी थी। अब उसे सिर्फ एक चीज की तड़प थी, मरने से पहले एक बार अपनी फैमिली को देख पाने की। वो स्नाइपर आइजैक से कहता है, अगर जिंदा रहना है तो मुझसे बात करते रहो और मुझे ये भी बताओ कि तुम डीन का स्कोप लेकर क्यों घूम रहे हो। थोड़ा चुप रहने और टूटने के बाद आखिरकार आइजैक अपना गुनाह कबूल करता है। वो बताता है कि डीन की मौत उसकी वजह से हुई थी। एक मिशन के दौरान उसका निशाना चूक गया था और वो गोली सीधे डीन को लग गई, मगर वापस लौटकर उसने सबको झूठ कहा कि डीन को दुश्मन के स्नाइपर ने मारा है। यह झूठ उसे अंदर से खाया जा रहा था। वो खुद की नजरों में ही गिर चुका था। उसी दौरान आइजैक को अपने रेडियो पर कुछ हलचल सुनाई देती है। बेस से लोग उससे संपर्क करने की कोशिश कर रहे थे। वो बात करने की कोशिश करता है लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि उस स्नाइपर ने उसकी रेडियो की फ्रीक्वेंसी को टाइप कर दिया था। अब आइजैक उनकी बातें सुन सकता था मगर जवाब नहीं दे पा रहा था। यहाँ चालाकी दिखाते हुए वो स्नाइपर खुद आइजैक बनकर बेस वालों से बात करता है और एक बैकअप टीम भेजने की मांग कर देता है। अब आइजैक को समझ आता है कि यहाँ वर्कर्स ने कभी मदद मांगी ही नहीं थी। ये तो उसी स्नाइपर की चाल थी ताकि यूएस आर्मी यहाँ आए और वो एक एक करके उन्हें खत्म कर सके। आइजैक इस बातचीत को रोकने की बहुत कोशिश करता है लेकिन थक हार कर वो वहीं सो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी आँख खुलती है तो रेडियो पर पूरी तरह सन्नाटा होता है। उसे लगता है कि शायद वो स्नाइपर भी अब सो चुका है। इस मौके का फायदा उठाकर आइजैक मैथ्यूस की राइफल धीरे धीरे अपनी तरफ खींचता है और उस कचरे के ढेर पर गोली चला देता है जहां उसे लगता है कि स्नाइपर छिपा हो सकता है। इसी वक्त आसमान में 2 यूएस हेलीकॉप्टर दिखाई देते हैं। उन्हें देखने के बाद आइजैक सामने की दीवार गिरा देता है ताकि वो लोग उसे देख सकें। अब वो दोबारा उस कचरे के ढेर की ओर गोली चलाता है लेकिन उसे यकीन नहीं होता कि गोली लगी है या नहीं। ये जानने के लिए वो जानबूझकर अपनी पोजीशन पर खड़ा हो जाता है ताकि अगर स्नाइपर जिंदा हो तो हमला कर दे, मगर गोली नहीं चलती। अब उसे लगने लगता है कि या तो स्नाइपर मारा जा चुका है या पूरी तरह जख्मी है। थोड़ी ही देर में वो दोनों हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं और आइजैक को स्ट्रेचर पर लिटाकर वहां से निकलने की कोशिश करते हैं। आइजैक उन्हें उस खतरनाक स्नाइपर के बारे में बताना चाहता है लेकिन उसकी हालत इतनी खराब होती है कि वो ढंग से बोल भी नहीं पाता। हेलीकॉप्टर टेक ऑफ कर जाते हैं लेकिन तभी कहानी में एक और मोड़ आता है। जैसे हेलीकॉप्टर थोड़ी ऊंचाई पर पहुंचते हैं अचानक स्नाइपर फिर से एक्टिव हो जाता है और वो गोलियों की बारिश कर देता है। उसकी एक गोली पायलट को लगती है और देखते ही देखते दोनों हेलीकॉप्टर जमीन पर क्रैश हो जाते हैं। अंदर मौजूद सभी जवान मारे जाते हैं। तो यहीं पर यह दमदार स्टोरी खत्म हो जाती है। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और दमदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।